हेलो, आवाज मिल रही है? हाँ, नमस्ते सर, मिल रही है आवाज़। हाँ नमस्ते। सर, मिल रहे हैं। नमस्ते। हेलो। कब क्या खाना है? हाँ सर, आवाज़ आ रही चलो है। ठीक है, ओके। कंफर्म नहीं हो रहा था। तो पिछले दिन चूंकि कुछ पेन ड्राइव में कभी कभी पता नहीं क्या हो जाती है, कुछ गड़बड़ हुई थी, तो सोच चलिए आज हम लोग क्लास को आगे बढ़ा लेते हैं। पिछला क्लास हम लोग नहीं कर पाए थे। तो हमारा जो ओएफसी का क्लास चल रही थी उसमें नॉर्मली हमें ये केबल के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा था कि केबल की कंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे केबल का वर्क जो बनी होती है, केबल की कंस्ट्रक्शन के बारे में, इसके बारे में ऑलमोस्ट हम लोगों ने 6 क्वार्ट केबल के टाइम में पढ़ा था। नौ ओएफसी बनाने की जो एक लेयर है, यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ओएफसी है, इसके बारे में भी ऑलमोस्ट जानकारी होनी चाहिए। तो दोनों के बीच में बहुत अधिक डिफरेंस नहीं है, लेकिन कुछ स्लाइटली डिफरेंसेस हैं। ये सब अक्षर में भी आपको थोड़ा सा पढ़ने में कम हो रहा होगा, क्योंकि जूम इतना हो गया है कि मे बी, बट हो सकता है कि बहुत जगह पढ़ने में आ भी रहे होंगे। ये वाली अक्षर पढ़ने में आ रही है आप लोगों के मोबाइल या लैपटॉप पे? मुझे लगता है कि आना तो चाहिए। जो यहाँ लिखा हुआ है आ रहा है सर, आ आ रहा है। रहा, ओके, बढ़िया है। तो थोड़ा सा जूम अधिक है तो फटा हुआ है, तो मुझे लगा नहीं आ रहा है। तो ये पोर्शन जो है ना, ये इसी 6 क्वाड, सॉरी, ओएफसी केबल का क्रॉस सेक्शनल पार्ट है। क्रॉस सेक्शनल पार्ट है। तो इससे हम लोग रिव्यू कर लेंगे कि इसका क्या कंडीशंस है। नेक्स्ट थिंग्स कि इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं। जैसे केबल में हम लोगों ने पार्ट पढ़ा था कि केबल के कोर से लेके टॉप लेयर की जो पॉलिथीन सील्ड है, जो कि उसके ऊपर की जो हाई डेंसिटी पेपर चढ़ाते हैं सील्ड में यहाँ तक, तो उसमें क्या क्या मटेरियल्स यूज करते हैं। सेम ये लोग भी मटेरियल यूज करते हैं। दैट इज द, ये सबसे अंतिम वाली एक सपोर्टिव फाइबर होती है। तो मतलब सपोर्ट क्या कहा जाए इसको, कि बीच में उसकी स्ट्रेंथ लाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का जो कोर है वो तो इतना पतला है अंदर में कि वो उसमें उसकी अपनी कोई विशेष स्ट्रेंथ नहीं है। अगर उसमें जोर से प्रेशर पड़ेगा तो वो टूट भी जाएगा। तो सबसे पहले क्या होती है कि सबसे इनर सिल्क जो जो बनाते हैं, ये एक स्ट्रेंथ है मटेरियल, पॉलिथीन प्लास्टिक की होती है, जो इसके चारों तरफ से दो काम होता है। एक तो आपका केबल में स्ट्रेंथ आता है, और दूसरा चारों तरफ से ये 6 फाइबर को, 6 नहीं एक्चुअली है, ये 24 फाइबर, एक में 6 है, 4 है, तो 6, 1 2 3 4 5 6, 6 गुने 4 24 फाइबर है, 6 गुने 4 24 है। तो इसमें बीच वाले पोर्शन में ये ओनली हाई डेंसिटी वाले, हाई स्ट्रेंथ वाला फाइबर प्लास्टिक मटेरियल होती है। तो इसमें जो, अगर आप ऊपर से आइए तो सबसे टॉप लेवल सिंपल केबल के जैसा हाई डेंसिटी पॉलिथीन जैकेट, सबसे ऊपर वाली पोर्शन। और उसके साथ में चूंकि ये ओएफसी भी आपके रेलवे ट्रैक के बाजू में जहां जा रहा है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक की, यानी कि इंडक्शन वोल्टेज की जगह है, तो कुछ ना कुछ कंडक्शन तो आ ही सकता है इसके। चूंकि इसको स्ट्रेंथ बनाने के लिए, ओएफसी को मजबूत बनाने के लिए, इसके ऊपर हम मेटालिक लेयर का यूज कर रहे हैं। तो मेटालिक लेयर जब यूज कर रहे हैं तो उस मेटालिक लेयर में कहीं ना कहीं से हमारा इलेक्ट्रिक शॉक आने की संभावना है। तो सबसे पहली बात है कि उस शॉक से इलेक्ट्रिक इंडक्शन वोल्टेज को मिनिमाइज करने के लिए
अर्थिंग की रिक्वायरमेंट होती है एक, और दूसरा उसका स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, इस केबल को भी तो कोई खींचेगा पकड़ के, जब लेइंग करनी होगी उसको जैक से या मैनुअली खींच के उसको लेइंग करेगा, तो दैट टाइम में इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ये मेटालिक आर्मर की यूज होती है। एंड इस मेटालिक आर्मर को जहां पर इंड है ओएफसी की, वहां अर्थिंग करने का भी प्रोविजन है, क्योंकि इस मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस या जो इंडक्शंस हैं 25 केवी के कारण वो आने की संभावना है। नेक्स्ट थिंग्स होती है आपके केबल में एक बोला जाता है दिस इज द रिप कॉर्ड। रिप कॉर्ड यानी कि ये भी एक तरह से डमी ही है। ये जो पोर्शन होती है यहाँ पे वो हर एक लेयर के बाद एक तो उसको सिर्फ बंद करने के लिए, देखिए रैपर के टाइप में नॉर्मली यूज होती है, इसका कोई कम्युनिकेशन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये जो आपका मेटालिक आर्म है, टॉप कंडक्टर, मेटालिक आर्म और इनर सिल्ट के बीच में एक ऐसे ही करके मेटालिक मटेरियल लगाई जाती है, इसे यहाँ भी लगाई जाती है, तो उसका कोई विशेष कम्युनिकेशन से लेना देना नहीं है, वो कंस्ट्रक्शन से उसके कुछ स्ट्रेंथनेस के लिए या उसमें कुछ रैपर वगैरह लगाने की बातें आती होंगी कहीं पे, उसके बारे में मिलेगा तो डिटेल्स भी बता देंगे, या आप लोग किसी को पता होगा तो बताइएगा। और उसके नीचे में सेम थिंग, ओपन सिल्ट की जगह फाइबर इनर सिल्ट रहेगा। नेक्स्ट थिंग्स, यहाँ पे जो फाइबर के लिए हम लोग बनाते हैं, तो एक्चुअली क्या है कि दो फाइबर के बीच में इंसुलेशन जबरदस्त होनी चाहिए, यहाँ पर भी सेम चीजें हैं, तो इसको हम लोग लेते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मेंबर के रूप में। दिस इज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट थिंग्स, ये फाइबर में किसी भी कंडीशन से वाटर लॉगिंग नहीं होना है, पानी के अंदर अगर ज्वाइंट वाइंट भी हो तो वाटर ब्लॉकिंग टेप डालते हैं, और लास्ट में ये कोर ट्यूब है, यानी कि इसके अंदर आपको कोर मिलेगा। दिस इज द कोर ट्यूब, इसके अंदर आपको कोर मिलेगा इस कॉपर के अब अंदर। और नेक्स्ट अंदर में ऐसे ऐसे कोर रहेंगे जिसमें एक एक में 4 है फाइबर, 1 2 3 4, इस तरह करके 6 है, 6 पार्ट एक तरह से कही तो 6 है, 6 गुने 4 ये 24 फाइबर का क्रॉस सेक्शन है। 48 वाला भी आता है जिसमें से 8 बने होते हैं, 48 फाइबर की भी क्रॉस सेक्शन बनी होती है। तो नॉर्मल वे में ये हमारा एक जो केबल का कंस्ट्रक्शन की लेयरिंग है, दिस इज द केबल कंस्ट्रक्शन लेयर। मेन पार्ट इज योर इनर पार्ट, जिसमें कि आपके पास केबल का जो कोर है, केबल सॉरी बार बार केबल मुंह में आ जाती है, ओएफसी है, ओएफसी की कोर है, उसकी ये जगह है। उसके सर साथ में इसकी जो सर जो लेयर है, एक बार थोड़ा रिपीट कर देना, प्रीवियस लेयर थोड़ा ध्यान। प्रीवियस लेयर में सबसे पहले टॉप लेयर हाई डेंसिटी पॉलिथीन जैकेट जो ऊपर हम लोग को दिखता है ब्लैक कलर की। नेक्स्ट थिंग्स, आपके ऊपर जैकेट के साथ में नीचे जितने मटेरियल्स के बीच में आर्मर, ये फॉर स्ट्रेंथ के लिए, यानी हमारी केबल की जो स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज है वो बढ़ाने के लिए खींचने हैं, ये टॉप लेयर है तो कहीं पे रबिंग भी होगा तो वो डैमेज ना हो, केबल के फाइबर पे वो प्रेशर नहीं आए, उसके लिए मेटालिक आर्मर। तो अब मेटालिक आर्मर आप डाले हैं तो इसमें इंडक्शन वोल्टेज भी आएगा, सो इसको हम लोग को जहां पर भी केबल इंड होती है दोनों जगह ओएफसी मक्स रूम के आसपास में अर्थिंग करने की जरूरत पड़ती है। तो ये आर्मर, उसके नीचे में फिर आपका एक वो क्वाड टाइप की डाली जाती है, रिप क्वाड, इसका क्या फंक्शन है देखेंगे कहीं पे, या किन्हीं को आइडिया, बलराम सर आएंगे तो पूछ लेंगे उनसे, वो अगर उनको भी आइडिया होगा इनमें भी। उसके बाद सेम जो ऊपर पॉलिथीन सील्ड है वैसे ही इनर पॉलिथीन सील्ड होती है, बट कंपेयर देन अपर टॉप सील्ड, टॉप लेयर, इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम होती है, सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है। ये हार्ड पॉलिथीन रबर की होती है, ये सॉफ्ट पॉलिथीन की होती है। फिर क्या करते हैं हम लोग कि ये जो ओएफसी कवर है प्लस इसके बीच में यहाँ पे एक मटेरियल की यूज करते हैं जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, कहने का मतलब कि ऊपर से जो भी इंडक्शन वोल्टेज आएगा वो नीचे तक ना जाए, किसी भी कंडीशंस में नीचे लेके हम नहीं जाएंगे, तो इसको इसके लिए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसुलेटेड मटेरियल प्रॉपर वे में यूज करते हैं। ऐसे तो इलेक्ट्रिक का असर आपके ओएफसी डाटा पे पड़ेगा नहीं, फिर भी उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर सकती है, आप इसमें डाटा भी फ्रीक्वेंसी के तौर पे ही, हमारी ऑप्टिकल डाटा जा रही है, ऑप्टिकल डाटा में फ्रीक्वेंसी तो नहीं रहेगी बट ऑप्टिकल डाटा जा रही है तो कोई इंटरफेरेंस नहीं आए। आउटर की जो फ्रीक्वेंसी है हमारी एसी का या कोई भी फ्रीक्वेंसी है, रेडियो फ्रीक्वेंसी है, कुछ भी है, उसको यहाँ लाने का कोई कंडीशन नहीं बनती है, क्योंकि डाटा जा रहा है, ऑप्टिकल हो इलेक्ट्रिकल हो, है तो एक तरह से फ्रीक्वेंसी ही वो।
तो वो इंटरफेरेंस ना हो, तो यहाँ पे एक स्ट्रेंथ बनाई जाती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मेंबर का एक लेयर बनाया जाता है। उसके बाद आपका अंदर केबल ना जाए, मतलब पानी अंदर ना जाए, मॉइस्चर ना जाए, उसके लिए वाटर ब्लॉकिंग टेप है। और फिर लास्ट वाली ये कोर ट्यूब है, दिस इज द कोर ट्यूब, जो ये वाली कोर ट्यूब है, दिस इज द कोर ट्यूब, इसको बोलते हैं कोर ट्यूब। और इसके अंदर अब आपके सिर्फ 4 कोर है, और बीच में इसमें भी एक रहते हैं सपोर्टिव, क्योंकि उस चारों को उसके ऊपर रखना है, तो एक सपोर्टिव के साथ में 1 2 3 4 उसके लेयर में बने रहेंगे। तो ये ट्यूब है, और ट्यूब ही आपका वो ग्लास ट्यूब है जो आपका ऑप्टिकल फाइबर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सिर्फ ग्लास ट्यूब है। और जितने भी स्प्लाइसिंग करना या जो भी वर्क करने की जरूरत पड़ती है, इसी कोर ट्यूब के साथ ही हम स्प्लाइसिंग वगैरह का वर्क करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग्स, इस कोर के बारे में अगर आप जानिए, तो इसकी लेयर में अगर आप लास्ट में आते हैं, तो इनर से हम लोग चलें, सबसे अंदर में जो हमारी कोर है, दिस इज द ये सेंट्रल स्ट्रेंथ मेंबर 2.5 mm प्लस माइनस 0.05 mm की, ये एक तरह से हाई स्ट्रेंथ फाइबर होती है, एक व्हाइट कलर की पाइप जैसा दिखेगा, जो हाई स्ट्रेंथ फाइबर टाइप की है, और इसमें कुछ नहीं है, वो मजबूती के लिए, उसको स्ट्रेंथ देने के लिए, प्लस इस 6 को ऊपर से शेप देने के लिए, उसका ये काम है। उसके बाद ये जो 6 है, 1 2 3 4 5 6, ये ट्यूब है, सेम इंसुलेटेड ट्यूब है। उस ट्यूब के अंदर में 4 फाइबर है, 1 2 3 4 फाइबर है, और बीच में एक फिर डमी ट्यूब है जो उसको शेप देने का काम करता है। तो दिस इज द प्राइमरी कोटेड फाइबर, primary coated fiber, and this is the top layer, hygroscopic dielectric tape यानी कि पॉलिस्टर टेप, ये पूरा में एक इसके ऊपर से जो टेपिंग लेयर बनाई जाती है, जैसे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मेंबर, ये वाली सॉरी वाटर ब्लॉकिंग टेप, उसके ऊपर पे ट्यूब लगाई जाती है इंसुलेटेड मटेरियल के रूप में। नेक्स्ट थिंग्स, इनर पीई सील्ड 1.5 mm मिनिमम, यानी कि जो भीतर वाला सील्ड हम बात कर रहे हैं, दिस इज द इनर सील्ड, ये इनर पीई सील्ड, ये वाली पोर्शन है, उसके ऊपर ये आर्मर, उसके ऊपर ये अपर सील्ड। तो इस तरह से ये पूरा का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये नॉर्मल वे में कंस्ट्रक्शन में सिर्फ इस चीज के लिए, इससे कोई सवाल उवाल विशेष आता नहीं है कि अगर कहीं पे केबल कट रहा है तो उसके जितने लेयर आपको दिख रहे हैं, उससे आप फेमिलियर हो कि वो क्या चीज है। मैं फोटो लेना भूल गया, कल परसों एक्सचेंज में बैठ के थोड़ा उसकी एसटीएम को देख भी रहा था, तो वहां एक कटा हुआ फाइबर था भी, फोटो लेते तो यहाँ पे हम डाल देते, वो फिजिकल फोटो भी था वहां पे, ध्यान नहीं रहा, किसी और दिन बैठेंगे तो ले लेंगे। तो वो हमारा सिंपल सी चीज है। पानी उनी वाटर ब्लॉकिंग नहीं जाए उसके लिए जेली यूज करता है, वाटर ब्लॉकिंग जेली, जेली डाल देने से क्या होती है कि वो वाटर मॉइस्चरिंग वगैरह उसमें काम नहीं होती है। बाकी और इसमें विशेष कुछ मटेरियल है नहीं, केबल के जैसा ही सिंपल आपका कंस्ट्रक्शन है। मेन चीजें अब मुझे जो पढ़ना है कि हमारा ऑप्टिकल फाइबर में लॉस आता है। एक सेकेंड, हमारा स्लाइड तो आगे पीछे नहीं किए हैं, हम लोग पढ़ रहे थे अच्छा फाइबर के बारे में आ गए थे, इसके बाद फिर स्प्लाइसिंग पे जाएंगे, डिफरेंट टाइप के स्प्लाइसिंग पे। हाँ, तो मेन जो प्रॉपर्टीज हैं, जब हम अपने कॉपर कंडक्टर से ऑप्टिकल फाइबर पे आए, तो हमारे पास जो 2 चीजें थी कॉपर कंडक्टर का लिमिटेशंस, कि वो लॉस उसमें अधिक था, सबसे बड़ी चीज, चूंकि जिससे कि हम लॉन्ग होल का कम्युनिकेशन नहीं कर पाते थे, लॉन्ग होल की कम्युनिकेशन को कॉपर कंडक्टर पे करना मुश्किल होता था, बार बार हर जगह मुझे रिपीटर की जरूरत पड़ती थी, या फिर वो एम्पलीफायर इक्वलाइजर सिस्टम लगाना पड़ता था। यहां पे हम उसके साथ आ गए ऑप्टिकल फाइबर पे, लेकिन पीछा नहीं छोड़ा, लॉस यहां भी है। जो लाइट फ्रीक्वेंसी हम ऑप्टिकल फाइबर के साथ पॉइंट ए से बी की तरफ भेज रहे हैं, तो लॉस है। लॉस कब आता है? जब केबल फॉल्टी हो, ऑप्टिकल फाइबर फॉल्टी हो। तो नॉर्मली ऑप्टिकल फाइबर जो ब्रांड न्यू हमारे पास कंस्ट्रक्शन है, वो लैब टेस्टिंग होके आती है, उसमें फॉल्ट होने के चांसेस कम है। फॉल्ट कहां होता है? जब हम स्प्लाइसिंग करते हैं, क्योंकि आपके पास तो 2-2 किलोमीटर का फाइबर है ना, 2 किलोमीटर पे एक स्प्लाइसिंग की, अगर बिल्कुल ब्रांड न्यू है, कोई कटिंग वटिंग फेल्योर नहीं हुआ है, तो हर 2 किलोमीटर पे एक एक स्प्लाइसिंग है, एक एक स्प्लाइसिंग है। और ये स्प्लाइसिंग अभी जो हमारे पास है, ये फ्यूजन स्प्लाइसिंग है।
मैकेनिकल स्प्लाइसिंग नहीं के बराबर मिलेंगे। कहीं पे अगर मिलेंगे तो वो टेम्पोररी ज्वाइंट कनेक्टर के रूप में मे भी हो सकता है, तो वहां पे थोड़ी बहुत लॉसेस अधिक आ सकते हैं। बट जहां पर भी आप फ्यूजन स्प्लाइसिंग किए हुए हैं वहां पे लॉस बिल्कुल 0.02 डीबी के आसपास है। वो डाटा में कहीं लिखा होगा, दिक्कत वहां पे पता चल जाएगा, बहुत मिनिमम लॉस है। ठीक है ना। लेकिन लॉस कभी कभी आते हैं ड्यू टू कि हमारा जो स्प्लाइसिंग करने वाला टेक्नीशियंस है, क्योंकि वो तो नॉर्मली रेल टेल के टेक्नीशियंस ही करते हैं। अभी हमारे जो रेल के पक्का परमानेंट स्टाफ हैं वो बहुत कम, रेयर है कि अगर पूरा डिवीजन में यूनिट है तो 2-3 लड़का होगा जो स्प्लाइसिंग आपका कर देगा, बाकी लोग कहेंगे सर रेल टेल को बुलाइए। उसका रीजन ये नहीं है उन्हें आता नहीं है, ट्रेनिंग है, इंटरेस्टेड नहीं है, अपने आप को वो बूस्टअप नहीं कर रहे हैं। और बाकी तो सरकारी काम है, सब जानते हैं कि चलो कोई ना कोई कर ही देगा। बट दिस इज द रॉन्ग। मेरा जो काम है वो मुझे आना चाहिए पूरा का पूरा। हम किसी और के बिना, इक्विपमेंट अगर मेरे पास है, जब अगला लड़का कर सकता है तो हम क्यों नहीं। मेरे अंदर में ये स्पिरिट जरूर होना चाहिए कि हम कर सकते हैं, मेरे डिपार्टमेंट की चीज है। तो यहां पे जब आप स्प्लाइसिंग करेंगे, डाटा लॉस होने का सबसे पहला कारण है पुअर करेक्टिंग कंसेंट्रिसिटी। कंसेंट्रिसिटी पुअर कब होगी? तो जब दो फाइबर को आप ज्वाइंट करेंगे, स्प्लाइसिंग लॉस उसमें आने की संभावना है। In case general purpose single mode fiber, the value of connector splice loss is calculated roughly as the square of the amount of misalignment multiplied by the 0.2. For example, if the light source wavelength is 1310 nanometer, a misalignment by 1 micrometer resultant in the approximately 0.2 dB of loss. This is the calculation. कहने का मतलब है कि आपका जो फाइबर का डाया है, दिस इज, यहां पे देखिए, ये फाइबर आपने कनेक्ट किया है। तो आपका जो फ्यूजन इक्विपमेंट मशीन है, अभी मैं आगे इक्विपमेंट दिखाऊंगा आपको, उसमें क्या होती है कि इधर से फाइबर आप लेके आए, इधर से फाइबर लेके आए, एक कटर मशीन है वो काटा, फिर दोनों को आप साथ में लेके चिपकाए। ये आपको देखना है, इसके ऊपर में लेंस लगी है, माइक्रोस्कोपिक लगी है, वहां से आपको दिख रहा है पूरा का पूरा, दोनों के क्रॉस सेक्शनल एरिया को आपको साथ में चिपकाना है। एक साथ सटाने के बाद आप उसे लगाए, बटन दबाए, कुछ सेकेंड्स है, कुछ टाइमिंग है, उतना देर में फ्यूजन हुआ और ये दोनों आपस में सट गया। लेकिन अगर दोनों के अलाइनमेंट में आपका एक्सपर्टनेस गड़बड़ हुआ और अलाइनमेंट में यहां पे डिफरेंसेस आ गए, कितना आप देख लीजिए, 1 माइक्रोमीटर, यानी 10 टू द पावर -6 मीटर माइक्रोस्कोपिक लेंस उसके ऊपर लगे होते हैं, दिखता है। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा मिसमैचिंग हुआ तो 1 माइक्रोमीटर का डिफरेंस जो है, अगर नॉर्मली जो हम डाटा भेजते हैं फ्रीक्वेंसी मेरी जो वेवलेंथ है लाइट की 1310 नैनोमीटर की वेवलेंथ अगर भेज रहे हैं, तो इसका जो नॉर्मल कैलकुलेशन है, एक जितना नैनोमीटर का भेज रहे हैं और उसकी 1 माइक्रोमीटर का अगर ये डिफरेंस आता है, ये जो डिफरेंस है, अगर ये 1 माइक्रोमीटर का डिफरेंस है, तो दैट मीन्स 0.2 डीबी का लॉस एक्स्ट्रा आएगा ईच एंड एवरी ज्वाइंट में। ठीक है। तो धीरे धीरे करके आप इसको जितना बढ़ाएंगे तो उतना लॉस बढ़ता जाएगा। तो पुअर कंसेंट्रिसिटी, अगर हमारा वायरिंग करने वाला आदमी, सॉरी स्प्लाइसिंग करने वाला आदमी परफेक्ट स्प्लाइसिंग नहीं कर पाया, तो आपके ओएफसी में भी लॉस होने की संभावना है। ठीक है, एक चीज हो गई। दूसरा, हमारा जो ओएफसी का मैनुअल है उसके हिसाब से आपके जो फाइबर है, जैसे 6 मोड है ना, ट्यूब है, 24 फाइबर की अगर आप बात करिए तो 6 ट्यूब है, 3, 4, 5। उसकी कलर फर्स्ट जो आपका इसमें था 6 स्क्वाड में ऑलमोस्ट वही है, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, ब्राउन, स्लेट, व्हाइट। फर्स्ट ब्लू ग्रुप का फाइबर है 4, ऑरेंज, ग्रीन, ब्राउन, स्लेट, व्हाइट। बाकी फिर उसके साथ में रेड, स्लेट और व्हाइट। तो 4-3 तो फिर सिंपल है, लेकिन ये आपके ग्रुप का लीडर है। इसी से आप फाइबर, कौन सा फाइबर लेंगे? ब्लू फाइबर, फर्स्ट फाइबर ब्लू। ऐसे हम लोग सिर्फ फर्स्ट फाइबर यूज करते हैं, ब्लू वाली जो रेलवे यूज करते हैं। हमको एक सिंगल फाइबर चाहिए, तो फर्स्ट फाइबर ब्लू ग्रुप, सेकेंड फाइबर ऑरेंज ग्रुप, थर्ड फाइबर ग्रीन ग्रुप, फोर्थ फाइबर ब्राउन ग्रुप, फिफ्थ फाइबर स्लेट ग्रुप और सिक्स्थ फाइबर व्हाइट ग्रुप की आती है। ये एग्जाम की चीजें हैं, ये पूछा जा सकता है, पूछता भी, 6 स्क्वाड में भी पूछता है, यहां भी पूछा जा सकता है। ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, ब्राउन, स्लेट, व्हाइट, ये हमारे फाइबर का क्वाड के ग्रुप है। 6 फाइबर में, यानी कि 24 अगर हमारे पास फाइबर है तो एक एक में 4-4 आएंगे। तो एक तो ये था पुअर कंसेंट्रिसिटी, यहां से भी डाटा लॉस हो सकते हैं।
नेक्स्ट अगर हम इसका देखें, नेक्स्ट अगर हम देखें, अगर उसका जो एक्सियल है, मतलब केबल की जो कंडीशंस हैं, केबल एक्चुअली स्ट्रेट रहना चाहिए, एक्सिस उसका स्ट्रेट होना चाहिए, आपके केबल का एक्सिस बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, केबल में बेंड नहीं होना चाहिए। डाटा लॉस बेंड के कारण भी आता है। अगर आपका केबल का यहां तक स्ट्रेट, फिर यहाँ पे जहां पे आपने ज्वाइंट किया, यहाँ पे अलाइनमेंट ऐसा हो गया, ये आके ऐसा हो जा रहा है, दिस इज द एक्सियल रन आउट। A connector splicing loss occurs due to an axial runout between the light axis of optical fibers to be joined. It is necessary to avoid an increased angle at fiber cut, and when using an optical fiber cleaver before fusion splicing, since such as the angle can result splicing of optical fiber with runout. जिस समय फाइबर की स्प्लाइसिंग करनी है, अगर फिजिकली देखो, हम तो क्वार्टर में भी आया था करने, तो मैं देख रहा था, तो अगर करना है तो हमारे पास सबसे पहला क्या होती है, फाइबर की कटिंग। तो फाइबर बिल्कुल 90 डिग्री पे कटना चाहिए, तो क्योंकि जब फाइबर ब्रेक होती है, ये जो फाइबर आपके पास आया है वो कटा हुआ 90 पे है कि नहीं पता नहीं है, तो पहला काम होता है फाइबर को कटिंग करना, ये बिल्कुल 90 पे कटिंग करना है, इसको फेंक देंगे 90, क्योंकि जब इधर वाली 90 इधर वाला 90 पे कटेगा, तभी इस दोनों के बीच में आपका स्ट्रेट ज्वाइंट बनेगा। यहाँ पे अगर मान लिया जाए 90 की जगह ऐसे कटिंग हो गई या ऐसा कटिंग हो गया, देन जब आप ज्वाइंट करेंगे, या तो यहाँ पे लीकेज होगा जिससे कि लेजर आउट होगी, या फिर ये बेंड होगा। दैट कंडीशंस में भी हमारा जो वेवलेंथ है, जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है, जो ऑप्टिकल हम भेज रहे हैं, वो लॉस होती है। थर्ड चीज गैप, ये तो बहुत खतरनाक है। एक फाइबर लाया, दूसरे को लाया, हमें दोनों के साथ बिल्कुल अलाइनमेंट में एक दूसरे का जब चिपका हुआ है तब वेल्डिंग करना है। हम क्या किए, दोनों को एक दूसरे से एयर गैप रह गया, उस एयर गैप में ही यहाँ पे फ्यूजन कर दिए, तो ये जो एयर गैप है, फिर आपने इस दोनों को वेल्ड किया फ्यूजन करके, यहाँ पे बहुत अधिक लॉस आता है। एंड इंड गैप बिटवीन ऑप्टिकल फाइबर्स काउज ए कनेक्टर स्प्लाइसिंग लॉस। इंड faces are not correctly but joint in mechanical splicing cause splicing loss। तो ये फ्यूजन स्प्लाइसिंग में बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन जब मैकेनिकल स्प्लाइसिंग हम करते हैं, तो मैकेनिकल स्प्लाइसिंग में क्या है कि इधर आपने एक मैकेनिकल अरेंजमेंट लगा के रखा है, इधर भी लगा के रखा है, फिर इन दोनों को सटा के थ्रेडेड कॉलर से आप उसको टाइट कर रहे हैं, तो थ्रेडेड कॉलर से जब टाइट करते, जब फुल्ली टाइट करिएगा तभी ये दोनों चिपकता है। मान लीजिए थ्रेडेड कॉलर से आपने टाइट किया, थोड़ी लूज रह गई, तो यहाँ पे गैप आ जाएगा, तो डाटा लॉस यहाँ पे होना शुरू हो जाएगा, सर जो मेजर लॉस होती है। जी सर सर फ्यूजन में तो गैप तो नहीं रहेगा ना, वो दोनों चिपकते हैं ना फ्यूजन में तो। फ्यूजन में दोनों चिपकती हैं, लेकिन फ्यूजन में अगर दोनों फाइबर को आप चिपका के, मतलब अलाइनमेंट प्रॉपर सटा के चिपकाइएगा तो चिपकेगा प्रॉपर वे में। हम्म अगर मान लिया जिस समय अगर आप गैप गैप मशीन के ऊपर रखे हुए हैं और यहाँ पे हल्का गैप रह गया, चिपक तो जाएगा, तो हाँ बट चांसेस है कि यहाँ पे लीकेज हो सकता है उनका, क्योंकि ग्लास तो दोनों चिपका फ्यूजन हुआ नहीं था ना, मटेरियल तो डालता तो नहीं सर है वो आपका तो मशीन। फ्यूज होकर चिपकते हैं ना सर, तो फिर फ्यूजन गैप तो फ्यूजन मेरे देखो ख्याल से देखो नहीं रहता। फ्यूजन फ्यूजन नहीं रहता नहीं है। अगर आपके हम्म टेक्नीशियन प्रॉपर नहीं किए, मेरी बात समझिए, कि यहाँ से एक फाइबर यहाँ तक लाए आप, यहाँ से एक फाइबर यहाँ जी तक लाए, फ्यूजन स्प्लाइसिंग जब हम करते हैं तो कोई एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं डालते हैं, इसी को गर्म करते हैं, हम्म और फिर ये दोनों आपस में हम्म चिपक जाता है। तो जब हम इसको हम्म, गर्म किए, तो मान लीजिए जब गर्म किया और यहाँ पे कुछ माइक्रोमीटर का गैप था, तो कुछ पार्ट चिपकेगा, ओके कुछ पार्ट में तो लीकेज गैप रह सकता है ना, है, माइनर माइनर काफी माइनर माइनर गैप रह रह जाता सकता होगा। है, तो अगर रह जाएगा तो वहां पे तो लीकेज हो जाएंगे, डाटा लॉस अधिक हो जाएगा। हम्म तो दैट मीन्स कि सही जिस होगा। समय जिस समय दोनों की अलाइनमेंट की जा रही है, वो बिल्कुल प्रेशर के साथ एक दूसरे के साथ चिपका हुआ रहना है। तो फ्यूजन में ये चांसेस कम है, ये चांसेस अधिक यस आते हैं मैकेनिकल में। मैकेनिकल में क्या तरीका है कि इधर वाले फाइबर में एक ज्वाइंट आपने लगाया है मैकेनिकली, इधर वाले में एक लगाया है, फिर इन दोनों को क्या करते हैं, ये थ्रेडेड है, इसके ऊपर कॉलर है, इस थ्रेडेड कॉलर को टाइट करते हैं, जिससे कि दोनों आके चिपक जाता है आपस में, इतनी अलाइनमेंट बनी हुई होती है। तो उस कंडीशंस में अगर ये हल्का लूज रह गया या प्रॉपर नहीं टाइट हुआ, तो क्या होगा, आपके कॉलर लगाए अंदर में कुछ माइक्रो गैप रह गया, तो मैकेनिकल में गैप रहने की संभावना अधिक है, फ्यूजन में बहुत कम है, बट रहने की चीजें हैं, हो सकती हैं। तो जिस समय जो हमारा आदमी फ्यूजन स्प्लाइसिंग कर रहा है, उसको ये केयरफुल्ली अपने इक्विपमेंट के माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है कि जो एक्चुअली उसमें डायग्राम में लेयर बनी भी रहती है कि आप इधर वाले फाइबर को यहां तक लाइए,
इधर को यहाँ तक लाइए, तभी ये प्रॉपर बनेगा। नेक्ड आई से तो दिखेगा नहीं, तो मे बी इसके ऊपर देखने के लिए यहाँ पे स्कोपिक टाइप की अरेंजमेंट ऑटोमेटिक उस मशीन में ही रहती है। आगे हम लोग देख लेंगे, मशीन को हमने फोटो रखा हुआ है यहाँ पे। तो ये हमारा डाटा लॉस होने का ऑप्टिकल फाइबर में एक जगह बनती है। नेक्स्ट चीज, रिफ्लेक्शन। An end gap between optical fibers results in 0.6 dB of maximum return loss due to the change in refractive index from the optical fiber to the air। जहां पे आपका लास्ट हो रहा है, ऑप्टिकल फाइबर लास्ट हो रहा है, ये किसी इक्विपमेंट के साथ, कनेक्टर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहां पर भी गैप नहीं रहा। जिस भी कनेक्टर, बहुत सारे हैं, आगे हम कनेक्टर भी आपको दिखाएंगे, जिस भी कनेक्टर के साथ आप अपने मेन फाइबर को पैच फाइबर के साथ में या इक्विपमेंट के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं, ये भी बिल्कुल गैपलेस होना चाहिए। अगर गैप रहेगा तो आपकी जो वेवलेंथ है, ये एयर के वेवलेंथ के साथ में मे बी लॉसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो सो इंड पॉइंट को भी प्रॉपर हमको देखना है। तो ये तो था कि आपके ओएफसी में ज्वाइंटिंग के कारण कहां कहां लॉस आने की संभावना है, पॉसिबिलिटीज हैं। आएंगी नहीं आएंगी वो सेकेंडरी है, क्योंकि ये निर्भर करता है कि जो मेरा काम करने वाला टेक्नीशियंस है वो कितनी सफाई के साथ काम कर रहा है। नेक्स्ट थिंग्स, कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में यहां बात करते हैं, क्योंकि केबल के बारे में तो ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा इक्विपमेंट है नहीं। एक मेगर है, एक मल्टीमीटर है, इस दोनों से ही आपकी पूरी केबल की मेंटेनेंस हो जाती है। इक्विपमेंट में बाकी प्लास, नोज प्लास, कटर, प्लायर, वो तो अलग चीजें हैं। बाकी केबल के लिए और कुछ जरूरत नहीं पड़ती है, केबल मेंटेनेंस में इससे अधिक चीजें की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब ओएफसी की बात आती है आपके पास, तो ओएफसी के लिए कुछ स्पेशल इक्विपमेंट है जो जानना बहुत जरूरी है। नॉर्मली एक तो स्प्लाइसिंग मशीन आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मैकेनिकल में स्प्लाइसिंग मशीन की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ ग्लास कटर की जरूरत पड़ती है। फ्यूजन स्प्लाइसिंग की बहुत जरूरत है। आपके स्प्लाइसिंग मशीन में एक फ्यूजन स्प्लाइसिंग मशीन की स्पेशल टाइप की मशीन आती है। दूसरा, जितने सारे इक्विपमेंट की जरूरत है, रिसोर्सेस की जरूरत है आपके ऑप्टिकल फाइबर केबल को मेंटेनेंस करने के लिए, क्या क्या चीज की जरूरत है? एक तो आपको सोर्स चाहिए, ऑप्टिकल सोर्स चाहिए। कहीं भी आप मेंटेनेंस करेंगे ऑप्टिकल फाइबर की, तो ऑप्टिकल सोर्स चाहिए। इसके लिए आपके पास सोर्स मीटर भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा, दूसरे साइड में जो सोर्स आपके पास भेजे, इसको मेजर्ड करने का मशीन होना चाहिए। तो कुछ कुछ चीजें अलग अलग से लेंगे तो अलग अलग इक्विपमेंट हैं। इन सबको मिला के एक इक्विपमेंट है जिसका नाम है ओटीडीआर, ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर। इसमें ऑलमोस्ट जैसे हमारा मल्टीमीटर है ना, मल्टीमीटर में पोटेंशियोमीटर भी है, फ्रीक्वेंसी मीटर भी है, अमीटर भी है, रेजिस्टेंस नापने के लिए ओम मीटर भी है। ऑलमोस्ट जितनी चीज की जरूरत पड़ती है एक इलेक्ट्रिशियन को, एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को, सब चीज को इसमें डालने की कोशिश की गई है। ऐसा नहीं कि 100% है, आगे चल के और भी कुछ जरूरत पड़ेगी। सेम चीज है ओटीडीआर मशीन में भी ऑलमोस्ट। मैं ये नहीं कहूंगा हर चीज होगा, वो और सब चीज आप मेजरमेंट, एक ओएफसी के जितने पैरामीटर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑलमोस्ट मेजरमेंट आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फ्यूजन स्प्लाइसिंग में तो स्प्लाइसर मशीन में ही कटर के टाइप की भी रहती है ऑलमोस्ट। अगर मैकेनिकल स्प्लाइसिंग भी करनी है तो एक अलग से लेवल की जरूरत पड़ती है, जो आपके ऑप्टिकल फाइबर ग्लास को फाइनली 90 डिग्री पे आप काट सकते हैं। लेकिन नॉर्मल कटर से ग्लास नहीं कटेगा, आपका चूर हो जाएगा। ग्लास को काटने की कोशिश करेंगे, वो ग्लास ब्रेक होता है। ग्लास को काटना, कट करना बहुत आसान है, तो प्रॉपर ब्रेक मतलब वो चूर चूर हो जाएगा, मतलब ब्रिटल हो जाएगा, तो ये जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट थिंग्स, जो अगर सेपरेट टाइप की मीटर बात करिए, ओटीडीआर में तो सारे चीज ऑलमोस्ट कंबाइंड रहते हैं। सेपरेट सेपरेट मीटर अगर कुछ है, तो जैसे कि ओपीएम, ऑप्टिकल पावर मीटर, एक मशीन आती है। ये सब चीजें टेलकम वाले के लिए बहुत इजी रहती है, क्योंकि उनका हम लोग कैसे लैंग्वेज में अपना सिग्नल का हर एक इक्विपमेंट का लैंग्वेज में वर्ड चलता है, तो नाम याद रहती है। जो टेलकम में उनके लिए भी हो सकता है, जो मतलब रेगुलर वर्क में जुड़े होंगे, ये सब नाम उनके लिए इजी है। हम सिग्नल वाले के लिए टफ है, क्योंकि ये सब नाम सुनते नहीं है। एक और फुल फॉर्म पूछा जा सकता है एग्जाम वगैरह में कहीं पर भी। ओपीएम क्या है? ऑप्टिकल फाइबर मीटर। एक सेकेंड,
तो ओपीएम एक ऑप्टिकल पावर मीटर होता है जिसका क्या काम है कि जो ऑप्टिकल सोर्स आप किसी फाइबर के इनपुट में दिए थे एक सोर्स से, ये यहाँ पे कितना पहुंच रहा है, यहाँ रिसीव कितना हो रहा है। जस्ट लाइक कहिए कि इलेक्ट्रिकल वाले में हम ट्रांसमीटर और रिसीवर यूज करते हैं, यहाँ पे उसी ऑप्टिकल के लिए ये रिसीवर हुआ एक तरह से, कि जो किसी ऑप्टिकल के डाटा में इनपुट आपने दिया था ऑप्टिकल मीटर सोर्स से, उस सोर्स को यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं कि यहाँ से कितना दिया और यहाँ पे कितना लॉस होके हमको मिल रहा है, या फिर यहाँ पे रिटर्न होके कितना मिल रहा है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं इक्विपमेंट जिसको बोलते हैं OPM. A typical power meter consists of a calibrated sensor, measuring amplifier and display. क्या क्या होगा उसमें, एक आपके मल्टीमीटर के जैसा रहेगा जिसमें सेंस करने वाली, उसके अंदर एक सेंसर लगी रहती है, मेजरिंग एम्पलीफायर रहता है जो आपके पास फ्रीक्वेंसीज आ रही है, इसकी एम्पलीट्यूड आ रहा है लाइट का सोर्स का, उसको मेजर करने के लिए एम्पलीफायर उसमें, प्लस दिखाने के लिए डिस्प्ले कि कितना डीबी डाटा आपको आ रहा है, तो आपने कितना भेजा था कितना आया, उससे लॉस कैलकुलेट आप कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट इक्विपमेंट हम यूज करते हैं, अच्छा एक चीज और, कि टेलीकॉम मैनुअल कितना डाटा के बारे में बोलता है कि जो ये है ऑप्टिकल लॉस है एक ब्लॉक सेक्शन में कितना परमिटेड है अकॉर्डिंग टू योर टेलीकॉम मैनुअल। आपके टेलीकॉम मैनुअल के चैप्टर 13 में जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा कि आप अगर ऑप्टिकल फाइबर यूज कर रहे हैं किसी सेक्शन में तो कितना ऑप्टिकल लॉस जो है वो ईच ब्लॉक सेक्शन में ऑलमोस्ट परमिटेड है, मार्जिनल है, जो कंसीडर करता है। फॉलोइंग विल बी टेकन इनटू द कंसीडरेशन। जैसे सर इक्विपमेंट, हाँ जी, ये ओपीएम जो रहता है हाँ तो इसका डाया इतना रहता है फाइबर में ये वो पावर दे दे। वो करके तो हम प्रैक्टिकली नहीं देखे हैं, कभी कर लेंगे तो बता देंगे, बट नॉर्मली तो क्योंकि हम ये देखते हैं फाइबर का डाया तो बहुत ज्यादा लॉस फाइबर हो का जाता डाया है बहुत कम रहती है, बट क्योंकि उसमें उसमें तो क्योंकि नॉर्मली वो जो मैं बता रहा हूँ क्योंकि उसमें वो तो नॉर्मली जितना जो, पावर दे रहा है। हाँ बताएं सर बताएं। मैं बता रहा हूँ कि जो ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर में पावर देने के लिए अगर ओपीएम नहीं भी है तो मैं तो देखता हूँ कि हम्म, नॉर्मल वे में वो लेजर जो मार्केट में आती है ना, उसकी भी हम्म, लाइट देके बहुत कोई टेस्ट कर लेते हैं, तो मतलब इतना गैप तो उसके अंदर हाँ होल में रखता हाँ होगा कि डाल के टेस्ट कर लेता है। हाँ वो लेजर वाला तो देखा है हाँ ओपीएम ऑपरेट तो हम नहीं किए हैं, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी, कभी देखा भी नहीं ऑपरेट करते, बट वैसा उसमें कुछ तो रहता ही होगा जो उसकी क्योंकि लेकिन सर जो लाइट उसमें एंटर करते हैं तो वो 100% तो लाइट उसमें एंटर करेगी नहीं, ओपीएम से भी एंटर करेंगे। नहीं देखिए तो ओपीएम से वो तो अगर डाटा वही देगा। मैं हाँ, प्रैक्टिकली जितना उसने एंटर प्रैक्टिकली किया। प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है इसलिए नहीं बता पाऊंगा, okay, लेकिन नॉर्मली क्या है कि अगर हम कोई सोर्स लाइट का दे रहे हैं, सोर्स वाली भी हम्म, मशीन है, कौन सी मशीन थी मैं तो देख ही लेता हूँ तब इस पे बात करता हूँ। सोर्स वाला मशीन था इसमें फ्यूजन स्पॉट डायमंड वन क्लेवर हो गई, ऑप्टिकल पावर मीटर, और एक था हम्म, एक था ये ऑप्टिकल पावर मीटर में ये ट्रांसमिशन नीचे था। वाला तो नहीं सर। हाँ एक मिनट में देख रहा हूँ, ऐसा ही ये रहता है, फिर मैं फिजिकली नहीं देखा हूँ ना इसलिए थोड़ा इसमें कॉन्फिडेंट हम्म, नहीं हो पाते हैं, सिंपल सी बात है। फिजिकली देख लेता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। अगर इसको हम फिजिकली देख लेते तब तो दिक्कत नहीं थी, फिजिकली करते तो देखे नहीं है तो अगर उसने पैच कोड बनाने के लिए सॉकेट दिया है तो फिर तो सिंपल है, हम्म, वो लग जाएगा सॉकेट आराम से। होगा होगा जरूर, क्या कि हाँ देखिए कुछ हाँ ना कुछ ऐसे सॉकेट जरूर होंगे जिसके थ्रू आप अपने जो आपकी मेन फाइबर है, मेन फाइबर को मैकेनिकल स्प्लाइसिंग के थ्रू जोड़ सकते हैं, ऐसा जरूर होगा। ठीक है, आप अपने ऑप्टिकल पावर मीटर का, जैसे हमारे मीटर में क्या होता है सिग्नल वाले में, आपके पास दो पोर्ट है, एक पॉजिटिव के एक निगेटिव के, इसका अरेंजमेंट ऐसा है कि आपके किसी भी इक्विपमेंट में, क्योंकि जो मेजरमेंट करने की जगह है उसमें जगह बनी रहती है, हमारे किसी पोर्ट होल दिया हुआ इसके अंदर डाल सकते हैं, कर सकते हैं। सेम यहाँ पर भी होगा, क्योंकि हमारा देखिए मेजरमेंट करने का जो तरीका है, एक केबल है ये 5 किलोमीटर लेंथ का, एक फाइबर हमको फर्स्ट फाइबर ब्लू को टेस्ट करना है, इसके अंदर हम कुछ डाटा लेंगे जो ऑप्टिकल सेंसर में डालेंगे और यहाँ पे फिर मेजर करेंगे। तो हमारा जो ये फाइबर है फाइबर वन,
इसके साथ में इक्विपमेंट को जोड़ने के लिए यहाँ पे मैकेनिकल स्प्लाइसिंग तो करना पड़ेगा, कनेक्टर तो जोड़ना पड़ेगा, बिना कनेक्टर जोड़े हाँ तो टेस्ट वही, कर नहीं सकते हैं। हाँ ठीक है, वही सर, कनेक्ट जोड़ना पड़ेगा। जोड़ना पड़ेगा तो कुछ क्योंकि ना जब कुछ अरेंजमेंट जब फाइबर होगा। कटता हाँ जब फाइबर कटता है तो वहां पे कनेक्टर वनेक्टर का प्रोविजन होता नहीं है। नहीं नहीं, वो वो तो डिवाइस है। कनेक्टर तो बहुत है ना मैकेनिकली इमीडिएट। देखिए आपके मीटर का जो पोर्ट है उसमें ऑलरेडी मेल या फीमेल पोर्ट लगा रहता होगा, इधर वाले में मेल हम्म, या फीमेल जोड़ के मैकेनिकली उसको ट्विस्ट करके चेक कर लिया। वो तो जो जब हम्म, आप करेंगे हम्म, प्रैक्टिकली तब आप इजी वे में समझा पाएंगे कैसे कर लेते हैं आसानी से। ठीक है, समझ तो ऐसा नहीं है कि हम ऐसे कुछ पकड़ के हाथ से उसके अंदर लाइट डालेंगे, ऐसा नहीं है। वो अरेंजमेंट उसमें नहीं, वो पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, वो तो सर रेडीमेड अरेंजमेंट रहता होगा कि जिसमें आपके अपनी पोर्ट को इस पोर्ट के साथ कनेक्शन करके आप भेज सकते हैं, वो इजी वे में रहता होगा। पक्का मैं प्रैक्टिकली नहीं किया हूं इसलिए कॉन्फिडेंट रूप से बताने में सक्षम नहीं है। कभी अगर मौका मिल गया देख लियो तो बता भी दीजिए। अभी तो शुरुआत है, टेलीकॉम तो शुरुआत है, तो सीख ही रहे हैं एक तरह से कहिए। जरूरत जहां जहां मिलेगा कुछ ना कुछ देख ही लेंगे। तो इस सब मीटर में ये पोर्ट होंगे जरूर, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, कि जहां पे आप कनेक्शंस कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग्स मैं बता रहा था कि हमारे टेलीकॉम मैनुअल के चैप्टर इसके हिसाब से जो 13 में डाला गया है कि चैप्टर 13 के हिसाब से आपका कितना लॉस, ऑप्टिकल लॉस बजट ऑफ ईच ब्लॉक सेक्शन, इक्विपमेंट मार्जिन 2 dB और कनेक्टर लॉस 2 dB, केबल मार्जिन 0.1 dB पर किलोमीटर, सिस्टम ऑपरेशनल मार्जिन 0.03 dB पर किलोमीटर और स्प्लाइसिंग लॉस 0.2 dB पर किलोमीटर। ये मार्जिनल है, दैट मीन्स कि आप सिस्टम ए से बी में लेके जाएंगे जो फाइबर है, तो यहां पर भी कनेक्ट करेंगे इंड पे, यहां पर भी कनेक्ट करेंगे इंड पे, तो कोई भी ऐसा इक्विपमेंट नहीं है जिसकी 100% इफिशियंसी होती है कि जितना आपने डाटा दिया उतना डाटा के साथ वो काम करेगा। तो दैट मीन्स कि इक्विपमेंट की जो मार्जिन इन्होंने आरडीएसओ की गाइडलाइन है कि एक एक इक्विपमेंट में जहां पर भी एंट्री करेंगे वहां पे 2 dB लॉस में भी मैक्सिमम, इक्विपमेंट की जहां कनेक्टिविटी होगी वहां पे मैक्सिमम 2 dB का लॉस हम में भी मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ 2 dB, यहाँ 2 dB, दोनों इक्विपमेंट में 4 dB में भी मान के चलिए। कनेक्टर लॉस, जितने कनेक्टर हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी को कनेक्ट करने के लिए एक एक कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी। एक तो इक्विपमेंट में इंटर जा रहा है, यहाँ कनेक्टर होगा ही, यहाँ कनेक्टर होगा, उसके अलावा और कहीं पर भी कनेक्टर लगाने की संभावना बन सकती है जहां मेन कॉर्ड से पैच कॉर्ड आप जोड़ेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो दैट कंडीशंस में ईच एंड एवरी कनेक्टर लॉस 2 dB की परमिशनल मार्जिन है। नेक्स्ट थिंग्स कि आपकी जो ऑप्टिकल फाइबर आप लेके जा रहे हैं, तो जब भी वेवलेंथ लंबी दूरी तय करेगी तो ड्यू टू द इसकी जाने के क्रम में इसमें कुछ तो माइनर लॉस आएगा। तो दैट मीन्स कि पर किलोमीटर 0.1 dB पर किलोमीटर लॉस परमिसिबल है, कि हम जितना डाटा दे रहे हैं 10 किलोमीटर के लिए गया तो 10 गुना 0.1 1 dB का लॉस परमिसिबल है। 10 किलोमीटर के सेक्शन में फाइबर में 1 dB का लॉस परमिसिबल है, ठीक है, वो चलेगा। नेक्स्ट थिंग्स सर ये कनेक्टर लॉस जो बताया आपने 2 dB, जी, तो ये पर कनेक्टर है टोटल कनेक्टर का है? पर कनेक्टर, कनेक्टर नहीं टोटल कनेक्टर, सॉरी पर कनेक्टर नहीं टोटल कनेक्टर, टोटल का होगा सर, ये कनेक्टर, सॉरी टोटल का हाँ, होगा। टोटल कनेक्टर, जितने कनेक्टर आप यूज कर रहे हैं एक सिस्टम तो दूसरे सिस्टम के बीच में, ठीक है, टोटल कनेक्टिविटी का लॉस जो है, जो नॉर्मल से पैच कॉर्ड वगैरह जोड़ने में कर रहे हैं उसमें टोटल कनेक्टर का लॉस 2 dB, इतना ही परमिसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, सिस्टम ऑपरेशनल मार्जिन 0.03 dB पर किलोमीटर है, क्योंकि जब आप कोई इक्विपमेंट को ऑपरेशन कर रहे हैं तो उस ऑपरेशनल पीरियड में भी थोड़ी बहुत लॉस होती है फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि स्टार्टिंग उसकी एंडिंग एनर्जाइज होना ड्रॉप होना, तो 0.03 dB पर किलोमीटर। और स्प्लाइसिंग हर एक 2 किलोमीटर पे एक एक स्प्लाइसिंग होगा तो 0.2 dB पर किलोमीटर। तो दैट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ लॉस इन योर सिस्टम फ्रॉम इक्विपमेंट ए टू बी, और टोटल डीबी लॉस जो परमिसिबल है 30 डीबी लॉस, जो इक्विपमेंट देता है हमारा। कोई भी आप टेलीकॉम की इक्विपमेंट के मैनुअल में नहीं पढ़ा हूं, सिग्नल के इक्विपमेंट में जैसे हम लोग यूज करते हैं एसएस डैक, एमएस डैक, बीपीएससी, EI2OC, ये जितने भी इक्विपमेंट है हमारा, इसमें इनकी सोर्स और इनके पास पहुंचने के बीच में जो डिफरेंस है टोटल मैक्सिमम 30 डीबी लॉस तक परमिसिबल है। अगर 30 डीबी लॉस भी हो जाती है तो हमारा इक्विपमेंट प्रॉपर वर्क
करेगा। ये परमिशिबल है, अच्छा मैक्सिमम अच्छा लॉस। सर, मतलब 30 डीबी तक लिंक डाउन नहीं होता। हाँ, ये सब सारे मिला के, जैसे मान लिया जाए हम्म, कि हमारा इक्विपमेंट ईआई है, ये ईआई है मैन, इसके साथ में एक ओसी आप जोड़े हैं यहां से 8 किलोमीटर बाद, कोई आईबीएस बना रहे थे तो यहां से 60 डीबी उसकी इनपुट आई, तो यहाँ पे 60 में 30 लॉस होने के बाद 30 डीबी का डाटा भी पहुंचता है, तो ओसी प्रॉपर फंक्शन करना चाहिए। ऐसे ये 30 डीबी लॉस आता नहीं है, क्योंकि उतनी बहुत संभावना कम है पूरा केबल वेबल डैमेज होने के बाद भी, बट जो इक्विपमेंट की मतलब मार्जिन है वो 30 के 30 बाद डीबी। 30 के बाद लिंक डाउन हो जाएगा सर। हाँ, इससे अधिक लॉस अगर आएगा तो लिंक डाउन हो सकता है, बट इक्विपमेंट ये जो ओईएम है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन 25 डीबी लॉस मिलने पे अगर इक्विपमेंट डाउन हो रहा है तो ओईएम इज द रिस्पॉन्सिबल, कि उन्होंने मैनुअल में लिख के दिया है कि मेरा 30 डीबी लॉस तक इक्विपमेंट प्रॉपर फंक्शन करेगा, यानी कि दैट इज 30 डीबी मतलब टोटल लॉस, इक्विपमेंट मार्जिन, कनेक्टर लॉस, केबल मार्जिन, सिस्टम ऑपरेशनल मार्जिन और स्प्लाइसिंग लॉस, ये पांचों लॉस मिला के कमुलेटिव 30 डीबी होना चाहिए, उससे अधिक नहीं तो जाना सर चाहिए। इस 30 डीबी में क्या मतलब डिस्टेंस का रोल कुछ नहीं होता, हाँ, इतने होता है ना, डिस्टेंस में है होता है ना, पर 30 डीबी। 0.1 डीबी पर किलोमीटर होता है। आप जितने सर किलोमीटर लंबा बढ़ाएंगे ये लॉस आगे बढ़ेगा। अच्छा 0.03 डीबी पर किलोमीटर आपका सिस्टम ऑपरेशनल लॉस के तौर पे आगे बढ़ेगा, और बाकी स्प्लाइसिंग जितना आप किलोमीटर बढ़ाएंगे तो हर 2 किलोमीटर पे 0.2 डीबी का लॉस मिलेगा आपको। अच्छा ये सर, भी एक चीज स्प्लाइसिंग बताएं, जैसे 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 4 स्टेशन है, ठीक है, जी तो एक स्टेशन से वो चारों स्टेशन पे फाइबर ड्रॉप होके जा रहा है। जी। अगर दो स्टेशन के बीच 8 डीबी लॉस आ गया, हाँ, आ गया। ठीक है, फिर दूसरे से तीसरे पे जा रहे हैं, हम्म। तो अब ये जो 8 डीबी है फिर दूसरे से तीसरे के बीच रहेगा नहीं रहेगा, ये 8 डीबी क्यों दूसरे नहीं तक ही रहेगा? अभी नलीफाई देखिए हो दो जाएगा। दो चीजें हैं, दो चीजें हैं। आप इसके एसटीएम में जाएंगे टेलीकॉम वाले का, हम्म, तो हम्म, हमारे पास ये जो उनकी जो एसटीएम है, एक्चुअली ओएफसी तो एसटीएम के साथ कनेक्टेड होती है ना, तो जी सर। एसटीएम में जहां पे हम्म, ओएफसी आप कनेक्टेड किए हैं, वहां पे दो हम्म, प्रोविजन होते हैं कि एसटीएम से अगर हम पीडीमक्स में लाए, हम्म, एसटीएम से इक्विपमेंट में लाए, जैसे हमारी इक्विपमेंट डायरेक्ट फंक्शन जी सर। करते थे, एसटीएम से डायरेक्ट इक्विपमेंट को दे देंगे। ठीक है, अभी क्या है कि एसटीएम का ये दो एमबीबीएस से कम पे ड्रॉपेज देता नहीं है, तो फिर उसी से देते हैं, पीडीएफ से देते हैं। नहीं, पीडीमक्स से तो 64 केबी देते हैं। मतलब वो एसटीएम 2 एमबीपीएस से हाँ, कम का जो है देता नहीं है ना वो फिर। 2 एमबीपीएस का ही लिंक होती है उसकी, एक्चुअली हाँ, एक एक मिनिमम। एसटीएम टोटल 140 एमबीपीएस, एसटीएम वन, हम्म, एसटीएम वन हम्म, की बात करिए तो एसटीएम वन का कैपेसिटी 140 एमबीपीएस, तो 140 हम्म, एमबीपीएस फिर 2 एमबीपीएस का अलग अलग चैनल है, वो चैनल दे दिया मिनिमम आपको। मिनिमम। हाँ, यहाँ से 140 एमबीपीएस का आपका इक्विपमेंट हो गया, ये 2 एमबीपीएस का अलग अलग आपको दे दिए हैं स्लॉट। जी ठीक है, जी सर। टोटल स्लॉट इसकी हो जाती है 63, या 63 जी सर। टू 126 एमबीपीएस की, बाकी हम्म, उसकी लॉस वगैरह जो है भूल जाइए। तो जी 63 जी। चैनल दे दिए। अब 63 चैनल में आप एक 2 एमबीपीएस को एक पीडीमक्स में डाल सकते हैं। हम्म, पीडीमक्स क्या करेगा, आपके एक वॉइस कार्ड के थ्रू जो उसकी चैनल है, हम्म, 4 चैनल बना सकते हैं आप, ए बी सी डी, हम्म, और उसमें ऐसे करके टोटल 8 या 24 है, 24 हम्म, वॉइस कार्ड हम्म, लग जाते हैं, टोटल 3 के कनेक्शन हो जाते हैं। तो एक से 64 केबीपीएस की डाटा आप ले सकते हैं, आप अकॉर्डिंग टू योर नीड। जैसे मान लिया जाए यूटीएस हमको चलाना है, टिकट काटने जी वाला, सर। इसको 2 एमबीपीएस का ही लिंक चाहिए, तो डायरेक्ट यहीं से दे देंगे एसटीएम से, यहीं से दे देंगे, यहीं से हाँ दे हाँ। देंगे। अब आपको क्या है कि एसएस डेक चलाना है, तो एसएस डेक को हम्म, क्या चाहिए, 64 केबीपीएस का चैनल चाहिए, तो उसके लिए आपको वो वॉइस कार्ड पीडीएफ से चाहिए, देंगे। यहां से आप पीडीमैक्स से लेके पीडीएफ। जाएंगे, तो अकॉर्डिंग टू नीड। ठीक है, जी तो जी ये सर। सर आपकी, ये ये वाला सर बताएं जो हाँ, मैंने पूछा था ना, जैसे एक अभी मैं स्टेशन से दूसरे हाँ स्टेशन। उस पे आ रहा हूँ, वही वापी की चीज पे है। हम्म, तो अभी क्या है कि आपका यहाँ से सोर्स से आपने एसटीएम वन में डाल दिया, एसटीएम वन से स्टेशन ए का किसी इक्विपमेंट में लेना है तो आपने इसको डाल दिया। अब अगर स्टेशन बी हम्म, फिर इस डाटा को लेके जाना है, अगर अब दो तरीके हैं हम्म, आपके पास, हम्म, एक डाटा आइदर स्टेशन ए से ही आप स्टेशन सी तक जाना है, या फिर जी स्टेशन सर। ए से स्टेशन बी में आप इसके यहाँ के इक्विपमेंट में गए, और स्टेशन सी का जी इक्विपमेंट इक्विपमेंट के साथ कनेक्टेड होगा। दो जी प्रोविजन जी हो सर। सकती है। अगर स्टेशन ए डायरेक्ट स्टेशन सी से जुड़ेगा तो आप एसटीएम से डायरेक्ट थ्रू कर सकते हैं, इसको जरूरत नहीं है इधर भेजने का, यानी ये डाटा सीधा चला जाएगा यहाँ, इसके जो एडीएम कार्ड होती है
वहां पे इसकी फंक्शन होती है बनी हुई, वो आप डायरेक्ट भेज सकते हैं, उसको इसके साथ मतलब नहीं है। दूसरा, आपने यहाँ पे लिया और फिर यहाँ से एसटीएम को देंगे और एसटीएम के थ्रू फिर सी में जाएंगे। तो उस तरह में अकॉर्डिंग टू आपकी नीड जितने कनेक्टर्स लग सकते हैं, जितने कनेक्टर्स लग सकते हैं, तो टोटल कनेक्टर्स मिला के 2 डीबी से ज्यादा लॉस नहीं आना चाहिए। तो अगर आप बहुत अधिक कनेक्टर यूज करेंगे तो डीबी लॉस अधिक होगा। अगर आप की ज्वाइंट कम है, स्प्लाइसिंग वगैरह कर रहे हैं, तो वहां पे बहुत कम लॉस है, एक स्प्लाइसिंग में 0.2 डीबी की लॉस है। इस केस में सर हम जो लॉस देखेंगे ए से बी, बी से सी, सारे मतलब कनेक्टर का लॉस देखेंगे ए से सी जाने में। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप ए से बी से होते हुए पहले इक्विपमेंट नंबर 1 में आए हैं, ये इक्विपमेंट नंबर 1 था, इक्विपमेंट 2 में आए हैं, तो यहां से यहां तक का लॉस देखना पड़ेगा ना। उसके साथ में इक्विपमेंटल मार्जिन भी अंदर आएगा, यहां से फिर आप उठ के आएंगे, यहां आएगा। और अगर आप डायरेक्ट थ्रू लेके चले गए तो यहां आएगा। तो अकॉर्डिंग टू आपके जरूरत, बट फिर भी आपका स्टेशन ए से अगर 3-4 स्टेशन भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो 8-10 डीबी से अधिक लॉस आता नहीं है, जो प्रैक्टिकल सर ऐसा नहीं होता, एसटीएम से एसटीएम कम्युनिकेशन हुआ, उसके बाद नेक्स्ट एसटीएम पे जाएंगे तो ये एसटीएम इसका थ्रेशोल्ड इंप्रूव कर देता है। नहीं, उसमें आपका है गेन बढ़ाने का ऑप्शन है। गेन बढ़ाने की थोड़ी ऑप्शन है, क्योंकि जो लॉस होंगे ये भी ऑप्शन उनका आता है। और ये नॉर्मली इसके लिए आपको एसटीएम में जाने की नहीं जरूरत पड़ती है। उनका जो एनएमएस है, जो नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आपके डिविजनल कंट्रोल में फंक्शन कर रहे हैं, ये आपके एसटीएम के एडीएम कार्ड से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। और इस एडीएम कार्ड में मान लीजिए यहाँ से यहाँ के बीच में 2 डीबी का लॉस आया, तो 2 डीबी लॉस दिखा रहा है, तो यहाँ पे फिर इस गेन को बढ़ा के आप 0 डीबी कर सकते हैं, यहाँ से फिर डाटा को इनहेंस कर सकते हैं। वही मैं पूछ रहा था। वो सिस्टम है, गेन आप बढ़ाने की प्रोविजन है। तो गेन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे 2 डीबी है तो थोड़ा सा 0 डीबी, और गेन इसी में। अच्छा सर यहाँ पे एसटीएम से ही डाटा ट्रेवल करता है क्या रेलवे में बस? जी, हमारे यहाँ पे तो डीएनएस एसटीएम दोनों से ट्रेवल करता है। नहीं ठीक है, हमारे यहाँ पे डीएनएस भी दिया है सर। डीएनएस करता है। आपके यहाँ आईपीएमपीएलएस आ गया है, एक्चुअली एक इक्विपमेंट है आईपीएमपीएलएस, ठीक है। अभी जो एसटीएम है वो आईपीएमपीएलएस पे नहीं कर, मतलब वो आईपी प्रोटोकॉल पे, इंटरनेट प्रोटोकॉल पे काम नहीं कर रहा है, इंटरनल सिस्टम है। अभी रेलवे बहुत जगह नॉर्मली आईपीएमपीएलएस ला रही है। आपका क्या है कि डीएफसीसीएल जितने भी हैं या आरबीएनएल जो भी नए प्रोजेक्ट ला रहे हैं, वो पुराने को क्यों यूज करेगा। अभी हम एसटीएम 1 पे टिके हैं, रेलटेल एसटीएम 1 यूज ही नहीं करती, एसटीएम 416 यूज करती है कि पैसा हमारा एसटीएम 16 है, वही एसटीएम 16 यूज करते हैं, उसकी कैपेसिटी अधिक है। सर हमारे नेटवर्क भी 2 दे दिए हैं, एक एसटीएम अलग रिंग बनाता है और डीएनएस अलग रिंग बनाता है। हाँ, तो अगर एक अल्टर होता है दूसरे में शिफ्ट कर जाता है। तो उसका रीजन ये है ना कि आपने एसटीएम देखिए, अब आपके 4 पाथ हो गए, एसटीएम को भी 2 पाथ होते हैं, एक मेन जी सर और एक इसकी प्रोटेक्शन, जो स्टैंड बाय हम दूसरे तरफ से लेके आते हैं। और उसके साथ आपने आईपीएमपीएलएस लगा दिया है, जो डीएनएस जिसको बोल रहे हैं, डीएनएस सर्वर के थ्रू आपने 2 पाथ और दे दिया है। तो दैट मीन्स क्या है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, जब हम इतना खर्च कर रहे हैं, रेलवे 2 ही के कारण नहीं चल सकती है, एक पटरी अगर नहीं हो तो, और दूसरा अगर टेलीकॉम की टोटल कम्युनिकेशन फेल्योर आ जाए। ये 2 ही टेलीकॉम आपने बताया था सर। हाँ वही आपने बताया था टेलीकॉम वाला। हाँ, ये 2 ही रीजन है जिसमें ट्रेन चलाना पॉसिबल नहीं है। बाकी जितने फेल्योर है उसमें आप ट्रेन चला सकते हैं। तो इसलिए हमारी टेलीकॉम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम कम्युनिकेशन फेल्योर को जितना हद तक हो बचाएं, तो इतने सारे प्रोटेक्शन पार्ट यूज हो रहे हैं। और आईपीएमपीएलएस का सबसे फायदा क्या है कि ये लॉन्ग होल के लिए काम करता है इजी वे में, इसमें लॉसेस कम है, और भी इसकी और फीचर्स हैं। आपके प्रोटेक्शन है, साइबर सिक्योरिटी उसकी अधिक है, क्योंकि आईपी बेस्ड जितने नेटवर्क है उसकी डाटा पे सेंध मारना बहुत टफ है कंपेयर देन नॉर्मल डाटा जो आप लेके जा रहे हैं बिना आईपी के जा रहे हैं, तो वो प्रोटेक्शन वगैरह है। तभी की आपकी एडवांस सिस्टम है आईपीएमपीएलएस, और रिमोटली मॉनिटर बहुत अच्छा हो जाता है सर। हाँ, सारा चीज कर सकते हैं आप। तो कहने का मतलब है कि उस पर भी आएंगे, उसके हमने भी अभी हमारे तो सिलेबस में भी है, उस पर भी चर्चा करेंगे। बट आप लोग से चर्चा के पहले थोड़ी और बहुत उसको पढ़ लें, हम रिसर्च कर लें। रीजन ये है ना कि टेलीकॉम के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, 2 कारण है। हम भी थोड़े कम जानते हैं, दूसरा सीखने की बहुत इच्छा है। अभी तो टेलीकॉम वाले साहब लोग को पकड़ पकड़ के एक्सचेंज रूम में घुसा के सीखते भी हैं। हमारे यहाँ तो कंबाइन कर दिया है ना सर, इस वजह से अवेयरनेस थोड़ी आ जाती है। आप लोग सेपरेट है, आप लोग सेम है, आरबीएनएल, डीएफसीसीएल, मेट्रो सब में एसएनटी सेम है।
हम जो इंडियन रेलवे में एसएनटी अभी भी अलग है, हमारे पास सिर्फ सिग्नल है, टेलकम के पास सिर्फ टेलकम है। कुछ ही ऑफिसर से फिर एक हो जाते हैं, जब एएसटी बन जाएंगे वहां से एक हो जाते हैं। इंचार्ज लेवल एसएससी तक अलग है। तो जो थोड़े जागरूक हैं वो पकड़ पकड़ के एक दूसरे को सीख लेते हैं, जो नहीं जागरूक हैं वो सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए रट्टा मार लेते हैं। तो थ्योरेटिकल पढ़ के किसी को पढ़ाया नहीं जा सकता है, संभव नहीं है, बहुत जी मुश्किल जी होती जी है। जी सर जी थ्योरेटिकल जी पढ़ के आप लेकिन एग्जाम, फिर भी सर समझा दे रहे हैं आप, बेस तो समझा ही दे रहे हैं नहीं सर मैं तो अच्छे से। कोशिश कर रहा हूँ ना सीखने का, अगले से पकड़ पकड़ के सीखता भी हूँ, तो साइट पे जाके भी सीखते हैं, ऐसा नहीं है। तो सही सही कोशिश तो ओके करना ही चाहिए। चलिए, तो जी सर जी थैंक नेक्स्ट यू सर। थिंग्स, हम लोग आएंगे अब स्प्लाइसिंग पे। स्प्लाइसिंग में जो यूज करते हैं हम लोग, इसमें सर जी सर जी आज टाइम हो गया, अब कितना बज कल गया? टाइम हो कल गया सर। अच्छा चलिए, नहीं ठीक है यार, 9:30 मैं घड़ी भी नहीं देखा हूँ, 9:30 हो गई। तो चलिए फिर, तो आज के लिए शुभ रात्रि, कल मिलते हैं फिर। ठीक है सर मेरी एक थैंक यू सर। बीमारी है, मैं पूरे रूम में घड़ी ही कहीं नहीं रखा हूँ, इसलिए घड़ी देखते नहीं है। तो चलिए ठीक है, समय याद दिला दिए तो बढ़िया बात है। तो शुभ रात्रि आज के लिए, अगले दिन मिलते हैं फिर, आगे बढ़ेंगे।